हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम लोग हिंदी की बात करने वाले हैं। हिंदी टॉपिक में आपका टॉपिक का नाम रहेगा समास। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समास। ठीक है, समास जो है सम प्लस आस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब है पास आना होता है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पास आना। तो इसकी एक परिभाषा बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया या छोटा शब्द बनता है समास कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो हमने क्या बात करी? सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं क्या? एक बार सभी लोग जुड़े हैं? ठीक है, तो हमने बात करी जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया ऑब्लिक छोटा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या वैसे भी कह सकते हैं समास एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में क्या कही जा सकती है? अधिक से अधिक बात कही जा सकती है। मतलब शब्द कम होंगे लेकिन हम बात उससे अधिक कह सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, राजपुत्र। ठीक है, राजपुत्र मतलब क्या हो गया? अब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र हो गया। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे राजकुमार क्या बनेगा? राजा का कुमार। ठीक है, तो यहां क्या था? दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनके मिलने से क्या बना? एक नया छोटा शब्द बना या नया शब्द बना, जिसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहां तक सभी को समझ में है समास किसे कहते हैं? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया या छोटा शब्द बनता है तो उसे हम सामान्य भाषा में समास कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब जो ये पूरा बनेगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। समस्त पद कह लो इसे आप, समस्त पद कह लो, या इसे आप सामासिक पद कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना? समझ गए? समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आ रही बात समझ में? तो अब समास में यहां तक क्लियर हो सभी को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या होता है? समास में दो कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने बोला अभी आपको समस्त पद। समस्त पद तो आप समझ गए। समस्त पद किसे बोलेंगे? जैसे मान लिख दिया मैंने आप, ठीक है, ये क्या बनेगा? समस्त पद। जैसे राजा का पुत्र था तो क्या बन गया? राजपुत्र, राजकुमार, रसोई घर। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके समस्त पद हो जाएंगे। अब समास में क्या होता है? और टर्म्स होते हैं, जैसे पूर्व पद। ठीक है, एक होता उत्तर पद, एक होता पूर्व पद, एक होता आपका उत्तर पद, और एक होता आपका समास विग्रह। समास विग्रह। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक एक की यहां से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका पूर्व पद की। ठीक है, जैसे मान लो ये राजा का पुत्र है, ठीक है, इसमें पूर्व पद कौन सा होगा, उत्तर पद कौन सा होगा? तो इसे तोड़ के देखो, राजा का पुत्र। ठीक है, तो पूर्व माने होता है पहला, तो ये पूर्व पद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? उत्तर पद हो जाएगा। उत्तर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, यहाँ पूर्व और पश्चिम से दिशा का मतलब नहीं है, यहाँ पूर्व और पश्चिम दिशा से मतलब नहीं है, कहने का मतलब है। ठीक है ना? समझिए मेरी बात को ना? समास रचना में जनरली क्या होते हैं? दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, जो पहले होगा उसे पूर्व पद बोलेंगे, जो बाद में होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तर पद कहेंगे। यहां तक क्लियर हो सभी को? चलिए आगे चले, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद हम बात करते हैं जो इनसे बनेगा। जैसे मान लो मैंने बोला रसोई के लिए घर। ठीक है ना? रसोई के लिए घर, तो ये क्या हो गया सर? उत्तर पद हो गया।
और रसोई क्या होगी, ये पूर्व पद हो गया। अब इससे बनेगा क्या, इससे आपका बनेगा रसोई घर। तो रसोई घर आपका क्या हो गया, सामासिक पद हो गया, समस्त पद हो गया। यानी ये किसका एग्जाम्पल है, समस्त पद का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी का ये जो है रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सामाजिक पद सामासिक पद को हम तोड़ेंगे, ठीक है, सामासिक पद के टूटने से जो विकार बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम समास का विग्रह कहेंगे। ठीक है, और जब वो विग्रह मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, सामासिक पद बन जाएगा। क्लियर हो गया ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो सभी को, पूर्व पद उत्तर पद में कोई दिक्कत। अब आ जाओ, चलो नेक्स्ट समास की हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समास के भेद। ठीक है, टाइप्स ऑफ समास जो है, समास के भेद की बात करेंगे। तो जनरली 6 प्रकार का माना जाता है इसे। ठीक है ना, ठीक है, समझ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं अवयवी अवयव समास या अवयवी भाव समास लिख सकते हो, अवयवी भाव समास। ठीक है, समझिए ना मेरी बात को। दूसरा आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, द्वंद्व समास। द्विगु और द्वंद्व सब की बात करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग अभी समझ में आ रही बात को ना। उसके अलावा कर्मधारय समास, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, कर्मधारय समास के बाद अंतिम वाला हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय समास, ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये समासों के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, आइए एक एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। वन बाई वन हम सबकी बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान भाषा में इन सबको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, चलें आगे। क्लियर हो गया। अब ये इसमें ऐसा होता है पदों की प्रधानता के आधार पर भी। ये तो था वैसे समास के भेद, जो सामान्यतः समास के भेद होते हैं उनकी हमने बात करी थी कि जो समास हैं वो बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, समझ में आने बात को ना। अब इसके बाद अगर हम इनकी बात करें भाई प्रधानता के आधार पर या पदों के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर हम इनको जैसे अलग अलग भाग बांट सकते हैं। एक हो जाएगा पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ठीक है ना। एक हो जाएगा उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। एक हो जाएगा आपका दोनों पद जो है प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान। एक हो जाएगा आपका दोनों पद अप्रधान। समझिए ना, कहने का मतलब है कि जहां पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा। जहां जो पूर्व पद का मतलब है पहला पद, जैसे मान लो अवयवी भाव समास। तो अवयवी भाव जब पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला पद होगा ना, जो पहला पद होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। समझ आ रही बात को ना, क्लियर हो गया। ऐसे उत्तर पद में क्या आ जाएगा, उत्तर पद में आ जाएगा तत्पुरुष। उसके अलावा द्विगु आ जाएगा, ठीक है ना, तत्पुरुष आ जाएगा आपका, द्विगु आ जाएगा, और उसके अलावा कर्मधारय आ जाएगा इसमें, कर्मधारय समास। तो इन स्थितियों में क्या है, आपका उत्तर पद जो होगा ना वो प्रधान होगा। अभी हम इसके सब उदाहरण समझेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। द्वंद्व में क्या आ जाएगा, सॉरी दोनों पद में क्या आ जाएगा, द्वंद्व आ जाएगा। ठीक है, और दोनों पद अप्रधान में क्या है, जब दोनों पद कोई प्रधान ना हो तो उसमें आ जाएगा आपका बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो पदों की प्रधानता के आधार पर हमने कितने प्रकार बांटा, 4 प्रकार बांटा। पहला जो प्रकार था हमारा पूर्व पद प्रधान, दूसरा था हमारा उत्तर पद प्रधान, तीसरा था हमारा दोनों पद प्रधान, और चौथा है दोनों पद प्रधान नहीं। इस अप्रधान का मतलब है दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, जहां जो आपका समास होगा वो किसी अन्य को ही रिप्रेजेंट कर। जैसे मैंने बोला लंबोदर, ठीक है, अब लंबोदर का मतलब है लंबा है उधर जिसका जिसका पेट लंबा हो। समझिए बात को ना,
लेकिन यहाँ पर लंबोदर हम किसके लिए यूज करेंगे, गणेश के लिए यूज करेंगे। समझ गए ना। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला अव्ययी भाव समास। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। चलो, अव्ययी भाव समास, अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो सिंपल भाषा में जिसका पूर्व पद क्या रहता हो, प्रधान हो। ठीक है, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो या पूर्व पद क्या हो, अवयव हो। अभी सर अवयव क्या होता है, अवयव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम लिंग, ठीक है, संज्ञा लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक में परिवर्तित नहीं होते, उनका लिंग बदल दो, उनका कारक बदल दो, ठीक है, उनका वचन बदल दो, उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शब्दों को हम अवयव कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को ना, आ रही बात समझ में। जैसे आज है, ठीक है ना, आज का आप स्त्रीलिंग बना लो, आज मैं जाऊंगी, आज मैं जाऊंगा, आज हम जाएंगे, आज बहुत सारे लोग हैं, तो आज 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 ही रहेगा, वो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कहने का मतलब है। ठीक है, समझिए मेरी बात को ना। तो क्या बनाएंगे, जिस पद का पूर्व पद, या जिस समास का भी लिख सकते हो, पूर्व पद क्या हो, अवयव, अवयव हो। ठीक है, समझ गए ना। जिस पद का जो है पूर्व पद या जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद क्या हो, अवयव हो, और उसका अर्थ जो है क्या हो, उसका जो अर्थ हो वो प्रधान हो, मतलब उसी के आधार पर हो, कहने का मतलब है। यानी जो पूर्व पद है वही निश्चित करेगा इसका मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, सामान्य भाषा में। ठीक है, समझ गए ना। तो अवयव पद जो है वो किस किस से नहीं बदलेगा, मैंने आपको बोला, लिंग वचन और कारक, इनसे उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे, या इन्हें हम अवयव कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया बनेगी, जिस पद का पूर्व पद क्या हो, अवयव हो, उससे हम अवयव कहेंगे। या और ही परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है, पूर्व पद प्रधान था, पूर्व पद प्रधान, और उसी के अनुसार जो है, उसी के अनुसार क्या होगा, उसी के अनुसार जो है पद की प्रधानता होगी, पद की प्रधानता। ठीक है, या ठीक है, इसको जरा एक मिनट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं जो कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि जो जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद के आधार पर, ठीक है, ठीक है, पूर्व पद के आधार पर जो है अर्थ की प्रधानता होगी। समझ गए, क्लियर हो गया ना। सिंपल भाषा में जो पहला पद लगा होगा वही क्या करेगा, पूरे के पूरे पद को निश्चित करेगा, कहने का मतलब। समझ में आई बात को ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, हमेशा एक जैसा रहता है, उससे हम अवयव कहेंगे। किसी के आगे अवयव लगा दिया जाएगा तो वो समास, अवयवी भाव समास हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण समझ लो। ठीक है ना, मान लो एक वर्ड है जन्म, अब जन्म तो सर जन्म ही है, अब मैंने लगा दिया आ, ठीक है ना, अब मैंने क्या लगा दिया इसमें आ, तो आ ये क्या है, अवयव है, इसको तुम लिंग में चल लो, कारक में चल लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें आ हमेशा आ ही रहेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, जन्म से, इसका मतलब हो गया जन्म से। ठीक है ना, समझ मारी बात को ना। इसको जरा थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा मैंने आजन्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, जन्म से, जन्म से। आजन्म अंधा है, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा स्थिति। ठीक है, समझिए ना, यथाशक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक है, समझिए ना, यथाशक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ऐसे यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन, हर एक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, हर एक, प्रत्येक। समझ गए ना, क्लियर हो गया, आ रही बात समझ में।
घर घर, कभी कभी आपने सुना होगा जैसे रातों रात, रातों रात भाग गया हो। हाथों हाथ, मोबाइल वाले बोलते ना हाथों हाथ, हाथ में ही हाथ में, हाथों हाथ का मतलब ये भी सब क्या है, रातों रात, हाथों हाथ, प्रत्येक, हर एक, ठीक है। यथा शक्ति, यथा साध्य, आजन्म, यथा क्रम, यथा इच्छा, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपके जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि जब प्रतिदिन है ना, प्रत्येक दिन हो गया, हर एक का मतलब क्या होगा, हर एक, एक के बाद एक, प्रत्येक का मतलब ये होता है, रातों रात कहने का मतलब भी यही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपका दूसरा जाओ, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है ना, समझिए ना किसकी बात करें हम, तत्पुरुष समास की बात करें। तो मैंने आपको यहां पर समझाया था पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष समास क्या है, उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष का कौन सा प्रधान है, उत्तर पद क्या है, प्रधान है, कहने का मतलब है। समझ में आई मेरी बात को ना, उत्तर पद क्या है इसमें, प्रधान है। तो उत्तर पद का मतलब समझिए ना, बाद का पद क्या होगा इसमें, प्रधान होगा, यानी जो मुख्य भूमिका होगी वो किसकी होगी, बाद वाले पद की होगी, और पहला पद उसी के अनुसार कार्य करेगा। समझिए ना मेरी बात को ना, क्लियर हो गया। ठीक है, जब जब क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, जब उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, और कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का, कारक चिन्हों का लोप हो जाए। ठीक है, पहली बात, इसमें दो चीज याद रखना है। पहला कि जब पहले उत्तर पद प्रधान हो, दूसरी बात है इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने बोला देशभक्ति, ठीक है ना, एक वर्ड में लिया देशभक्ति, ठीक है, एक वर्ड क्या लिया मैंने आपसे, देशभक्ति। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। तो वर्ड क्या लिया, देशभक्ति, क्या हो जाएगा बताओ, इसको तोड़ेंगे तो देश के लिए भक्ति। अब इतना लंबा वर्ड है, देश के लिए भक्ति, ठीक है। जो भक्ति इसमें क्या है, भक्ति उत्तर पद है सर, और भक्ति किसके लिए है, देश के लिए है। तो सब भक्ति क्या है, आपका प्रधान है, कहने का मतलब है। समझ मारी बात को ना, क्लियर हो गया ना। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो के लिए था, हमने बीच में कारक पढ़ा था, यहां पर हमने कहा ये भी सब कारक चिन्ह है, क्योंकि कारक चिन्ह का क्या हो जाता, बोला मैंने आपको, लोप हो जाता है। ठीक है, तभी क्या बना आपका, राजपुत्र बना। समझ में, राजकुमार आ जाएगा, ठीक है, समझिए ना, राजमहल हो जाएगा, समझ गए क्या हो जाएगा, जैसे राजमहल है, राजमहल, तो क्या होगा, राजा का महल। ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना, क्लियर हो गया। अब तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, समझिए ना, तत्पुरुष समास के क्या होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। तो जनरली हम इसको 6 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, समझिए ना। अब अगर आपको यहाँ पर कारक वगैरह वगैरह याद हैं तो अब ये समझना आसान हो जाएगा। अगर कारक वगैरह वगैरह याद नहीं है तो फिर थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कर्म कारक था, तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह क्या था, कर्ता ने कर्म को। तो जहां पर क्या होगा, जिस सामासिक पद, जब समास का विग्रह करेंगे, उसका जो सामासिक पद बनेगा, सामासिक पद बनने के दौरान जो को विभक्ति चिन्ह है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को ना, क्या हो जाएगा, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, कर्म तत्पुरुष कारक कहेंगे। ठीक है, जैसे सर उदाहरण से क्या बोला मैंने, इसमें दो चीजें रखनी है। एक तो क्या होगा,
जो को विभक्ति चिन्ह है, आपको एक ही चीज याद रखना है सिंपल भाषा में, को विभक्ति चिन्ह, को विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही है, बस तत्पुरुष तो तत्पुरुष ही है ना, बस कर्म का याद रहना है। तो कर्म का सर, कर्म का क्या बताया मैंने आपको, कर्म का कारक का प्रतीक चिन्ह क्या बताया था, या सिंबल क्या बताया था, या विभक्ति चिन्ह क्या बताया था, या परसर्ग क्या बताया था, सर को बताया था। तो जहां पर क्या होगा, को विभक्ति चिन्ह गायब हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा माखन चोर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, माखन चोर। ठीक है, तो माखन चोर में क्या हो जाएगा, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। ये आपका समास विग्रह है, ध्यान रखना, ये समास क्या है, विग्रह है, और ये आपका समस्त पद है, इसको हम सामासिक पद भी कह देते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, जैसे रथ चालक, अब क्या होगा सर, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां पर जो कारक की विभक्ति चिन्ह है, जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, वो वही आपका क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये कर्म था, अब अगला क्या आएगा सर, अगला करण आएगा, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होगा सर, जहां पर क्या होगा, करण का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, जहां पर क्या होगा, से या द्वारा, से या द्वारा विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। समझ मारी बात को ना, जहां क्या होगा, से या विभक्ति चिन्ह का, या तो से का लोप होगा या द्वारा लोप हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा मन चाह, मन चाह प्रेम, मान लो समझ, ठीक है ना, तो मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला, समझ गया ना, मन चाह क्या हो जाएगा, मन से चाहने वाला। और क्या हो जाएगा, और एग्जांपल, जैसे शोकग्रस्त, मान लो शोकग्रस्त, क्या हो जाएगा, शोक में या शोक से ग्रस्त। क्लियर हो गया ना, समझ गया ना, शोक से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे भूखमरी, भूख से मरी, धनहीन, धन से हीन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, इनमें क्या होगा, जैसे आंखों देखी है, आंखों से देखी हुई, रस भरा, रस से भरा हुआ, तो इन सब में क्या हो जाएगा आपका, करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करण की विभक्ति चिन्ह याद रखना है। तो करण के बाद अगला होगा आपका संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, संप्रदान का मतलब मैंने आपको बोला देने का भाव जहां पर हो। ठीक है, समझ गए ना, क्या कौन सा भाव हो, देने का भाव हो, तो यहां पर के लिए, जो के लिए विभक्ति चिन्ह है, अब वो क्या हो जाएगी, लोप हो जाएगी। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लूं, जैसे रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। ठीक है, जैसे मैंने विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय हो जाएगा। रसोई के लिए घर, रसोई घर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान के लिए घर, स्नानागार, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, चलो आज सत्याग्रह, सत्याग्रह भी लिख लो, सत्य के लिए आग्रह,
सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह हो जाएगा ये। ठीक है, समझ गए बात को ना। तो क्या हो जाएगा, जहां पर के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहां पर आपका कौन सा होगा, वहां पर होगा आपका संप्रदान। ठीक है, अब संप्रदान के बाद आ जाओ अपादान। संप्रदान के बाद आ जाओ अपादान। अपादान का क्या होता है बताओ, अपादान क्या क्या होगा, से, यानी यहां अलग होने का भाव होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, से का लोप हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को ना, किसका हो जाएगा, से का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लो एक, कामचोर। ठीक है, क्या होगा, कामचोर क्या हो जाएगा, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला कामचोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। जैसे पाप से मुक्त, अच्छा वो भी से था, ये भी से है, वहां पर वो जुड़ा हुआ होगा, यहां पर अलग होगा, तो ये क्या होगा, पाप से मुक्त हो गया, अलग हो गया ना, अभी पाप से मुक्त हो गया तो इसे पाप मुक्त कह देंगे। ठीक है, कोई रास्ता भटक गया, मान लो रास्ता ही भटक गया बेचारा कोई, उसे क्या बोलेंगे, पथ, पथ भ्रष्ट कहेंगे उसे। ठीक है, पथ से भटकने वाला। समझ गए ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, देश निकाला होता है, देश से निकाला। ठीक है, समझ मानी बात को ना, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट आपका संबंध तत्पुरुष कारक। ठीक है, अगला क्या होगा, संबंध, सॉरी संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब संबंध का मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पर क्या होगा, का, के, की, रा, रे, री, या ना, ने, नी, इनका क्या हो जाए, लोप हो जाए। ठीक है ना, इनका क्या हो जाए, लोप हो जाए, कहने का मतलब है। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी का क्या हो जाए, लोप हो जाए, तो वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे गंगा जल, तो क्या हो जाएगा, गंगा का जल। ठीक है, क्लियर हो गया ना, क्या हो जाएगा, गंगा का जल। जैसे राजनीति, राजनीति, राजा की नीति, राजनीति में क्या हो जाएगा, राजा की नीति। ठीक है, ऐसे मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, मूर्ति पूजा हो जाएगी। ठीक है, जहां एक दूसरे के बीच संबंध दिखाने का प्रयास किया जाएगा उसे बोलेंगे। जैसे सीमा रेखा, तो क्या हो जाएगा, सीमा की रेखा हो जाएगा, ऐसा एरिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष, अब अधिकरण का क्या था, या तो मैं हो जाएगा या पर। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या तो मैं गायब होगा या कौन सा गायब होगा, या आपका पर गायब हो जाएगा। जैसे एक वर्ड है कार्य कुशल, तो कार्य में
कुशल। कार्य कुशल में क्या हो जाएगा, कार्य में कुशल। समझ गया ना, आ रही बात समझ में। जैसे वनवास, तो क्या हो जाएगा, वन में वास। वनवास में क्या हो जाएगा, वन में वास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दीनदयाल, 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 दीनों पर दयाल। ऐसे हो जाएगा आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मा पर विश्वास। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। ऐसे सिर दर्द, सिर दर्द लोग बहुत बोलते हैं मेरा सिर दर्द हो गया, तो इसका संबंध है सिर में दर्द से। सिर में दर्द, क्लियर हो गया ना, समझ गए, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा इसके कुछ उपभेद भी होते हैं, जैसे नियो समास होता है एक, ठीक है, एक आपका लुप्त पद समास होता है। नियो समास का मतलब होता है ऐसा पद जो क्या हो, नकारात्मक हो मतलब। ठीक है, जैसे मान लो असभ्य बोल दिया मैंने, मान लो किसी व्यक्ति को मैंने असभ्य बोल दिया, तो असभ्य में जो सभ्य नहीं है, जो सभ्य नहीं है कहने का मतलब अवैतनिक, अवैध। ठीक है, समझिए बात को ना, असंभव, उसके अलावा क्या हो सकता है, अनंत, इनफाइनेट। तो ये कुछ क्या होते हैं आपके एग्जाम्पल होते हैं जो नया समास होता है, नया समास। ये इसका एग्जाम्पल है। ऐसे अवैतनिक भी हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है ना, अवैध हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो इन सब को बोलेंगे नियो समास। क्या बोलेंगे, नियो समास कहते हैं। तो अभी तक हमने कितनी चीजों को समझने का प्रयास करा, एक बार रिकैप कर लेते फटाफट, क्योंकि हम लोग काफी आगे चले गए हैं। तो अभी तक हमने ज्यादा नहीं समझा है, तत्पुरुष समाज को हमने समझने का प्रयास किया था। तत्पुरुष समाज में हमने फिर कुछ उदाहरण समझे हमने। कहाँ चला गया जल्दी है, हाँ ठीक है। तो तत्पुरुष समास में हमने ये डिस्कस करा था आपका अव्ययी भाव। अभी हम लोग इसमें चले तत्पुरुष में, ठीक है ना, किस में चल रहे हैं, तत्पुरुष में। अब आ जाओ कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, कौन सा वाला, द्विगु समास। अब देखो द्विगु समास किस में है, जिसमें क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, यानी इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी आपका सेम ही होगा। समझ में आए ना, जहां क्या होगा आपका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोलेंगे बस। समझ गए ना मेरी बात को ना, आ रही बात समझ में। और एक चीज याद रखना है द्विगु समास में, तो जहां पर क्या होगा, गणनावाचक होगा। 2 पॉइंट याद रख लो द्विगु समास में। चलो इसके बाद ही लीजिए द्विगु समास। द्विगु समास में आपको ध्यान रखना है 2 चीजें। नंबर 1, पहला, सर उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। दूसरी बात है, जो उसका प्रथम पद होगा ना, प्रथम पद होगा वो क्या होगा, एक तरीके से संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने बोला 9 गिरह, चलो नवरात्रि लिख देते हैं, नवरात्रि। बताओ क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह, 9 गिरह, 9 ग्रहों का समूह हो जाएगा। ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। ठीक है, समझ मारी बात को ना।
तो जिसका क्या हो, पूर्व पद आपका क्या हो, संख्यावाचक हो, ठीक है, जिसमें पद में उत्तर पद आपका क्या हो, प्रधान हो, ठीक है ना, उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कहने का मतलब है, ठीक है। जैसे पंच तत्व हो जाएगा, हम बोलते हैं ना पंच तत्व, ठीक है ना, ऐसे ही आपका जो है बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। पंच तत्व है, त्रिलोक है, ठीक है, उसके अलावा चौगुनी है, तिगुनी है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सब क्या है आपके, सब के सब आपके एग्जाम्पल किस चीज के हैं, त्रिलोक है, तीनों लोकों का सहारा। समझ में आ रही बात को ना, क्लियर हो गया। तो द्विगु समास समझ गए। द्विगु समास में क्या होगा, पूर्व पद आपका संख्यावाचक होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब द्विगु के बाद आ जाओ, अभी हम सेकंड वाला पद रहे हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो यहीं पर पढ़ लेते हैं कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या हो जाएगा बताओ, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिस पद का, जिस समास का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक है, समझ गए ना। और जहां पर, इसमें हर चीज में आपको ध्यान रखना है, पहली बात है क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी बात है, उपमान और उपमेय होगा, उपमान और उपमेय, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो विशेष्य और विशेषण भी होगा। क्या होगा, विशेष्य और विशेषण होगा, समझ गए ना मेरी बात को ना। उपमान उपमेय होगा या उसमें क्या होगा, विशेषण विशेष्य होगा। कहने का मतलब यह है कि जहां हम एक शब्द से किसी दूसरे की तुलना करेंगे, तो ये कर्मधारय समास एक तरीके से क्या है, तुलना मूलक समास है, तुलना वाला समास है, जहां पर हम समास में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। सर उदाहरण से समझो, ऐसा समझ में नहीं है कोई बात नहीं, उदाहरण से समझते हैं। इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने बोला चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब कह रहा है कि जो भगवान हैं उनके चरण कैसे हैं, कमल के समान, यानी कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत ज्यादा कोमल है, कहने का मतलब है, ठीक है, समझ गए ना। तो चरण कैसे हैं, कोमल है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, तुलना की जा रही ना, यहाँ पर एक उपमान है, इसमें एक उपमेय है, और जो कमल है वो आपका क्या है, इसमें प्रधान पद है, कमल क्या इसमें प्रधान पद है। जैसे एक एग्जांपल और समझो, नील गगन, नीला है जो गगन हो जाएगा, नील गगन में क्या हो जाएगा आपका, नीला है जो गगन, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा नीला है जो गगन, ठीक है। गगन की बात कर रहे हो, कैसा है, नीला है, कहने का मतलब है। हम कभी बोलते ना चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, हम किसी को बोलते तुम्हारा मुंह तो ऐसा है, चंद्रमुख जैसा है, ठीक है, कैसा है, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा, या चंद्र जैसा मुख भी हो जाए, के समान बोलेंगे तो भी ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। यहां पर आपको पहचानने के लिए ध्यान रखना, कभी कभी आएगा है जो, जैसे मैंने बोला नीला है जो गगन, चंद्र है जो मुख, कमल है जैसे चरण, ऐसे भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे महादेव है, महान है जो देव, ठीक है। नवयुवक, नव है जो युवक, नव दंपत्ति, नव है जो दंपत्ति, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, या पीत है जो अंबर, ध्यान रखना यहाँ इसमें आएगा है जो, इसको जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहां क्या आएगा,
है जो आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आ रही बात समझ में? चलें आगे। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है द्वंद्व समास। किसकी बात करते हैं अब हम लोग? द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व माने होता है दो। अगर आप इसका मतलब समझते हैं तो आंसर आ जाएगा। जिसमें क्या होंगे? द्वंद्व का मतलब मैंने बोला दो होते हैं, जहां दोनों पद क्या होंगे? जहां दोनों पद प्रधान होंगे। जहां दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण समझो। माता पिता दोनों बराबर है, भाई बहन, चाचा चाची, तो इनके जब हम तोड़ेंगे ना तो बीच में क्या आएगा? और आएगा। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को ना? जैसे और भी एग्जाम्पल है कि इनके अलावा जलवायु, जल और वायु हो जाएगा। जलवायु में क्या बनेगा? जल और वायु। जैसे अपना पराया है, अपना और पराया। पाप पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य हो जाएगा। नर नारी, नर और नारी। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने आपको? पाप पुण्य, नर नारी। ठीक है ना? पाप पुण्य नर नारी। ठीक है, अपना पराया, गुण दोष, अपना पराया, गुण दोष। जिनको तोड़ने के बाद बीच में क्या आए? और आए। और इसका एक कीवर्ड है और, जहां पर आए वहां पर आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व का मतलब होता है दो। तो जहां दोनों क्या होंगे? पद प्रधान होंगे, पूर्व पद भी प्रधान होगा, उत्तर पद भी प्रधान होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। द्वंद्व माने दो। समझ गए? क्लियर हो गया ना? जैसे राम कृष्ण है, राम और कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, अमीर और गरीब, अमीर गरीब, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, माँ बाप, माँ और बाप। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ लास्ट वाला, जिसकी हमने चर्चा करी थी। लास्ट वाला आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास तो क्या होगा? जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो। जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, ये ध्यान रखना। जो पूर्व पद है, उत्तर पद है, वो अपनी बात कुछ और ही कहेंगे, उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। ठीक है, जैसे इसके बहुत एग्जाम्पल है। यहां पर आएगा, अगर आप इसे तोड़ेंगे ना तो जैसे है जिसके या के समान, इस तरह की चीज आएंगी यहां पर आपको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला गजानन। ठीक है, गजानन का क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। गज है आनंद, गज है आनंद। गज है आनंद जिसके भी लिख सकते हो। गज है आनंद जिसके। आनंद का मतलब मुंह, इसका मुंह ऐसा है जो हाथी जैसा है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? गणेश की बात कर रहे हैं। ऐसे दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब लोग सर यहां पर भी तो क्या है? 10 संख्या तो है यहाँ पर भी, बात तो सही है, संख्या तो है यहाँ पर। ठीक है ना? लेकिन द्विगु समास में मैंने आपको बोला था, द्विगु समास के लिए उसमें उत्तर पद प्रधान हो। समझिए बात को ना? लेकिन यहाँ पर ना तो ये प्रधान है ना ये प्रधान है। 10 है आनंद जिसके।
तो ये रावण की बात कर रहे हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, क्या बनेगा? नीला है कंठ जिसका, तो हम शिव जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शिव जी की बात कर रहे हैं। जैसे त्रिनेत्र है, तीन है नेत्र जिसके, तो जब आप तोड़ेंगे ना, है जिसके, है जिसका, अगर तोड़ते समय जैसे मतलब त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र की बात करें, तीन किसकी आंखें होती बताओ? कई बार सुना होगा ना, शिव की तीसरी आंख अभी नहीं खुली है। शिव जी की जिस दिन तीसरी आंख खुलेगी उस दिन क्या होगा? संसार से कलयुग का अंत हो जाएगा, संसार ही खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया ना? तो ये कुछ क्या थे आपके एग्जाम्पल थे, समझ में आ रही बात को? अब एक चीज समझा, जैसे कभी कभी दिक्कत होती है ना सर, कर्मधारी में दिक्कत आती है, आपका बहुविधि में दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं एक बार। कर्मधार्य और दिगु समास में क्या अंतर होता है? कर्मधार्य, ठीक है, कर्मधार्य, और दूसरा क्या बोला मैंने आपको? बहुविधि, बहुविधि। ठीक है ना? ये कर देना, कर्मधारय और बहुविधि समास में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है ना? समझिए ना, कर्मधारय और बहुविधि समास में क्या अंतर होता है। तो पहले आप कर्मधारय समझिए। कर्मधारय में क्या था बताओ? जहां मैंने बोला तुलना होगी, जहां मैंने बोला क्या होगी? तुलना होगी। और बहुविधि समास में मैंने क्या बोला? जहां पर मूल अर्थ छोड़कर वो किसी अन्य अर्थ को दर्शाएगा, अपने मूल अर्थ को छोड़ देगा लेकिन वो किसी अन्य अर्थ को दर्शाएगा, तो वहां पर क्या कहेंगे? वहां पर बहुविधि हो जाएगा। कर्मधारय में दूसरा क्या बोला मैंने? उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि बहुविधि में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। कर्मधारय में उपमान और उपमेय होता है। अब सर उपमान और उपमेय क्या होता है? सिंपल भाषा में जैसे मैंने बोला विशेषण और विशेष्य। विशेषण का मतलब क्या हो गया सर? विशेषण का मतलब हो गया, अभी आपको मैंने पढ़ाया, जो विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने बोला काली गाय, एक वर्ड बोला मैंने, काली गाय, ठीक है? तो यहां किसकी विशेषता बता रहे हैं सर? गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण हो गया। विशेषता किसकी बताई जा रही है सर? गाय की, तो ये विशेष्य हो गया। समझ आ रही बात को ना? क्या बोला मैंने? जहां पर क्या होगा? उपमान और उपमेय का भाव होगा। नहीं समझ में आ रहा है? विशेषण और विशेषण विशेष्य का भाव होगा। जहां पर उत्तर पद प्रधान होगा वहां पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। जबकि जहां पर दोनों पद प्रधान नहीं होंगे और तुलना जैसा कुछ नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा? वहां पर आपका होगा बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गया ना? समझ नहीं आ रही बात को? चलिए अब आ जाओ दूसरा। इसको ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बोला? तीन चीज आपको याद रखनी है। कर्मधारय समास में पहली बात क्या होगा? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा सर। दूसरी बात है उपमान और उपमेय होगा या विशेष्य और विशेषण होगा। ठीक है ना? वही बहुव्रीहि समास की अगर बात करूं मैं, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा और वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को दर्शाएगा, तब वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। क्लियर? अब आ जाओ द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या डिफरेंस होता है? द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, जैसे मैंने अभी आपको लिखा है ना कि त्रिनेत्र लिखा है, शराब भी त्रिनेत्र है, यहाँ पर तीन तो आ ही रहा है। तो द्विगु समास में भी क्या होगा? उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा, यानी जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, दूसरा पद उसका प्रधान होगा। ठीक है? समझ गए? जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होगा? पूरा पद ही विशेषण होगा, सिंपल भाषा में।
यानी अगर समझ में नहीं आ रहा, द्विगु समास में जो उत्तर पद है, उत्तर पद है वो क्या होगा सर, विशेष्य होगा। और बहुब्रीहि समास में जो पूरा पद है ना, पूरा पद है वो विशेषण होगा। क्या होगा बताइए, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? अब एक और समझते हैं, द्विगु और कर्मधारय में इनमें क्या क्या अंतर होता है? जबकि दोनों पद क्या हैं, जबकि दोनों में क्या है, दोनों में पद क्या है, दूसरा पद प्रधान है। दोनों में क्या है, उत्तर पद प्रधान है। लेकिन अंतर इतना है कि द्विगु का जो पहला पद होगा ना वो संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। ठीक है, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। दूसरे पद की क्या बताएगा, गिनती बताएगा। जैसे नवरात्रि, नवरात्रि बोल दिया तो नौ बने हो गया, नौ, रात्रि मतलब रात, 9 रातों की बात कर रहे हैं। समझ गए बात को ना, क्लियर हो गया? जबकि कर्मधारय में क्या होगा, कर्मधारय में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक भाव नहीं दिखाएगा। समझिए मेरी बात को ना। बस इतना ही अंतर होता है। एक संधि और समास में अंतर समझ लो कि सर संधि हमने पढ़ लिया था कल परसों में। संधि और समास में क्या अंतर होता है? एक होता है संधि, एक होता है समास। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? संधि मैंने आपको बताया था जहां क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। संधि में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदों का मेल हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, संधि बोलेंगे सर, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, उसे संधि बोलेंगे। उसमें नियम होते हैं, संधि में नियम वगैरह वगैरह होते हैं। इसमें दो वर्ण होते हैं, कहने का मतलब संधि में, चाहे स्वर हो, पहले स्वर होगा बाद में स्वर होगा, या पहले स्वर होगा बाद में व्यंजन होगा, पहले व्यंजन होगा बाद में स्वर होगा, पहले विसर्ग होगा बाद में स्वर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कहीं कहीं पर तो क्या होते हैं, कुछ वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था, जैसे मान लो संधि में मैंने लिखा था रमा प्लस ईस। ठीक है ना, अभी क्या बनेगा, रमेश बन गया सर। जबकि यहाँ आ था और ये ई था, और आ और ई के मेल से क्या बन गया, ये बन गया। किंतु समास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, समझिए ना मेरी बात को ना, क्लियर हो गया? तो समास का मतलब क्या हो गया सर? समास का, संधि का मतलब अगर हो गया मेल, तो समास का मतलब क्या हो फिर? समास का मतलब हो गया संक्षिप्त है। जहां संधि का मतलब मेल से है, वहीं समास का मतलब संक्षिप्त या संक्षेपण से है, मतलब छोटा होने से मतलब। जहां मैंने यहां बोला जो मेल होता है वो किसका होता है सर, वर्णों का मेल होता है। तो यहां पर क्या होता है सर, पदों का मेल होता है, पदों का मेल होता है। बात समझ गए ना,
क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में आई? तो संधि और समास। अब अगर संधि का हम विच्छेद करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? संधि विच्छेद बोलेंगे। अगर हम समास को तोड़ेंगे तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। बस यही मूल अंतर होता है, यही जो है क्या होता है आपका मूल अंतर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? समझ गए? एक बार आप फिर से पढ़ना, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। आप पहले ये चीजों को समझने का प्रयास करें, ये चीजें क्या कहना चाह रही हैं। जैसे मैंने आपको कई बार समझाया, अभी समझाया मैंने आपको। कर्मधारय की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, बहुब्रीहि की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है ना? दिगु की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, बहुब्रीहि की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है? ऐसे ही दिगु और कर्मधारय की एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, आपको जिंदगी में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।